Hello friends, welcome to Ratnesh BC classes. In this video we are going to talk about FCFS, the first come first served CPU scheduling algorithm. So according to the FCFS algorithm, out of all available process, it select that process for the execution which arrive first. मतलब क्या है कि आउट ऑफ ऑल अवेलेबल प्रोसेस में से FCFS में हम उस प्रोसेस को सेलेक्ट करते हैं CPU पर एग्जीक्यूशन के लिए जो सबसे पहले रेडी क्यू में अराइव हुई रहती है। सो क्राइटेरिया क्या हो जाता है एक प्रोसेस को सेलेक्ट करने का, वो होता है उस प्रोसेस का अराइवल टाइम। और मोड जो होता है एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का, वो होता है नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या है कि यदि हमने एक प्रोसेस को सेलेक्ट कर दिया है सीपीयू पर एग्जीक्यूशन के लिए और वो सीपीयू पर एग्जीक्यूट हो रही है तो उसके एग्जीक्यूशन को हम बीच में रोकेंगे नहीं जब तक कि वो अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट नहीं कर लेती। FCFS की वर्किंग को समझने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर करिए। मान लीजिए हमारे पास रैम में 4 प्रोसेस हैं जिनकी प्रोसेस आईडी P1, P2, P3 एंड P4 है और उनका अराइवल टाइम हमको दिया गया है। अराइवल टाइम देने का मतलब क्या है कि हमें वो टाइम बताया गया है जब एक एक प्रोसेस रैम में आई होती हैं। उनका बर्स्ट टाइम दिया हुआ है। बर्स्ट टाइम क्या है? बर्स्ट टाइम वो टाइम ड्यूरेशन है जो एक प्रोसेस को रिक्वायर है सीपीयू पर एग्जीक्यूशन के लिए। हमारा जो मेन टास्क क्या है वो FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को यूज़ करके इन प्रोसेस को सीपीयू पर एग्जीक्यूट करना है और उसके बाद कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम हर एक प्रोसेस के लिए कैलकुलेट करना है। तो FCFS की मदद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम हेल्प लेंगे गैंट चार्ट की। गैंट चार्ट हमें हेल्प करता है दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम को ईजीएस्ट वे में सॉल्व करने के लिए। गैंट चार्ट में जो टाइम है वो स्टार्ट होता है 0 सेकेंड से। ये जो टाइम है ये सेकंड में दिए हुए हैं। अब हमको देखना है कि 0 सेकंड तक कितनी प्रोसेस रैम में अराइव हो चुकी थी। तो जैसा कि हम क्वेश्चन में देख सकते हैं 0 सेकंड पर केवल एक प्रोसेस रैम में अराइव हुई थी P1। तो हमें क्या करना है, P1 को सेलेक्ट कर लेना है CPU पर एग्जीक्यूशन के लिए। अब हम P1 की एंट्री क्या करेंगे, P1 को गैंट चार्ट में एंटर कर देंगे। एक प्रोसेस की एंट्री गैंट चार्ट में करने का मतलब क्या है कि वो प्रोसेस CPU पर एग्जीक्यूट हो रही है और उस टाइम कोई भी और प्रोसेस इस CPU पर एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक कि P1 का प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता। अब हमें देखना है कि P1 को कितना टाइम रिक्वायर है CPU पर एग्जीक्यूशन के लिए। तो P1 को 2 सेकंड का टाइम रिक्वायर है CPU पर एग्जीक्यूट होने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, प्रोसेस P1 को CPU असाइन कर देंगे 2 सेकंड के लिए। तो अब हमें देखना है कि 2 सेकंड तक कितनी प्रोसेस रैम में अराइव हो चुकी थी। सो क्वेश्चंस में देखिए तो जो P2 का अराइवल टाइम है वो 1 सेकंड है, P3 का अराइवल टाइम 2 सेकंड है और P4 का अराइवल टाइम 1 सेकंड है। मतलब कि 2 सेकंड तक टोटल 3 प्रोसेस रैम में अराइव हो चुकी हैं। सो अब हमें क्या करना है, जिसका अराइवल टाइम लेसर होगा। तो देखिए P1 P2 प्रोसेस, जो P3 प्रोसेस है वो 2 सेकंड पर आई है, बट इससे पहले P2 और P4 प्रोसेस आ चुकी हैं जिनका वो कब आई है 1 सेकंड पर। तो पहले तो हम P3 प्रोसेस को नहीं एग्जीक्यूट करेंगे, पहले हमें एग्जीक्यूट करना है P2 और P4 में से किसी एक को। अब चूँकि P2 और P4 में से दोनों प्रोसेस का अराइवल टाइम सेम है और FCFS का जो क्राइटेरिया है वो प्रोसेस को सेलेक्ट करने का वो अराइवल टाइम ही है। तो जब दो प्रोसेस का अराइवल टाइम सेम हो जाता है तो हम उस प्रोसेस को CPU पर एग्जीक्यूशन के लिए भेजते हैं जिसका प्रोसेस ID लेसर होती है। कि जैसे P2 है तो P2 की प्रोसेस ID क्या है, 2 है और P4 की प्रोसेस ID क्या है, 4 है। तो किसकी प्रोसेस ID लेसर है? जाहिर सी बात है 2 लेसर है 4 से। तो इसीलिए जब दो प्रोसेस का अराइवल टाइम सेम हो जाता है तो हम उस प्रोसेस को सेलेक्ट करते हैं CPU पर एग्जीक्यूशन के लिए जिसकी प्रोसेस ID लेसर होती है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, P2 को सेलेक्ट करेंगे और P2 की एंट्री गैंट चार्ट में कर देंगे। अब देखिए जब हमने P2 को एंटर किया उस केस में ये नहीं कि P1 CPU पर एग्जीक्यूट हो रहा है। P1 जो है CPU पर अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुका है और अब ये रैम से बाहर हो चुका है। सो हम इसे अब डिस्कार्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट जब हमने P2 को सेलेक्ट कर दिया है CPU पर एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया है तब हमें देखना है कि P2 को कितना टाइम रिक्वायर है CPU पर एग्जीक्यूशन के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रोसेस P2 का बर्स्ट टाइम दिया हुआ है और बर्स्ट टाइम ही वो टाइम ड्यूरेशन है जितना कि एक प्रोसेस को रिक्वायर है CPU पर एग्जीक्यूट होने के लिए। सो P2 को भी 2 सेकंड का टाइम रिक्वायर है। तो सिंपली 2 सेकंड के लिए हम P2 प्रोसेस को भी CPU असाइन कर देंगे। तो 2 सेकंड से P2 ने अपना एग्जीक्यूशन शुरू किया और 2 सेकंड उसको रिक्वायर है तो कितने समय पर अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी, तो वो 4 सेकंड पर अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगी। सो अब हम क्या करेंगे, P2 प्रोसेस को डिस्कार्ड कर देंगे रैम से। क्यों? क्योंकि P2 प्रोसेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। तो अब हमें देखना है कि हमारे पास कितनी प्रोसेस रैम में बची हुई है। तो 2 प्रोसेस रैम में बची हुई है P3 और P4। तो हमें किसको सेलेक्ट करना है, P4 को। क्यों? क्योंकि P4 का अराइवल टाइम लेस है P3 की कंपेयर में। तो सिंपली हम P4 को एग्जीक्यूट करेंगे। अब हमें देखना है कि P4 को कितना टाइम रिक्वायर्ड है। तो P4 को टाइम रिक्वायर्ड है CPU पर एग्जीक्यूट होने के लिए 3 सेकंड। तो हम सिंपली 3 सेकंड के लिए प्रोसेस P4 को CPU को साइड कर देंगे। सो प्रोसेस P4 ने अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया 4 सेकंड से और वो 3 सेकंड और लेगी तो वो फाइनली 7 सेकंड पे अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर लेगी, एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेगी और भी रैम से डिस्कार्ड कर दी जाएगी। नेक्स्ट अब हमारे पास एक ही प्रोसेस बचता है P3। तो हमें कुछ भी डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं है, सीधे P3 प्रोसेस को CPU पर एग्जीक्यूट कर देंगे। और P3 प्रोसेस को कितना टाइम रिक्वायर है, तो 1 सेकंड। तो मतलब P3 अपना एग्जीक्यूशन 7 सेकंड से स्टार्ट करेगी और 8 सेकंड पे कंप्लीट कर लेगी। नेक्स्ट अब हमें फाइंड करना है कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम। सो कंप्लीशन, किसी भी प्रोसेस के कंप्लीशन टाइम को फाइंड करने के लिए हम उसके लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, मतलब कि उस प्रोसेस के लेफ्ट हैंड साइड में क्या टाइम रिटर्न है।
जो टाइम रिटर्न होता है वही उस प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम होता है। तो P1 प्रोसेस के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2 सेकंड, यानी कि P1 प्रोसेस कब अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूशन को कंप्लीट की 2 सेकंड, तो इसका कंप्लीशन टाइम 2 सेकंड हो जाएगा। P2 प्रोसेस कब अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट की, इसके राइट हैंड साइड में देखिए P2 के राइट हैंड साइड में 4 सेकंड है, मतलब कि P2 जो है अपने एग्जीक्यूशन को 4 सेकंड पर कंप्लीट की, तो इसका कंप्लीशन टाइम 4 सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमें देखना है P4 प्रोसेस। P4 प्रोसेस कब अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट की, तो ये P4 प्रोसेस अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट की 7 सेकंड पे। तो P4 प्रोसेस के राइट हैंड साइड में क्या है 7, सो P4 प्रोसेस ने अपना एग्जीक्यूशन 7 सेकंड पे कंप्लीट किया, सो P4 का कंप्लीशन टाइम क्या हो जाएगा 7। नेक्स्ट P3 के राइट हैंड साइड में क्या है, P3 के राइट हैंड साइड में है 8 सेकंड, सो P3 ने अपना एग्जीक्यूशन कब कंप्लीट किया, तो 8 सेकंड पे। किसी भी प्रोसेस के कंप्लीशन टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हम उस गैंट चार्ट में हम उस प्रोसेस के राइट हैंड साइड में देखते हैं। हमने P1 का कंप्लीशन टाइम, P2 का, P3 का, P4 का कंप्लीशन टाइम सक्सेसफुली कैलकुलेट कर दिया है। हमें कैलकुलेट करना है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। हमारे पास कंप्लीशन टाइम भी है, अराइवल टाइम भी है, तो सिंपली कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो 2 - 0 हो जाएगा। 2 - 0 = 2। टर्न अराउंड टाइम प्रोसेस P1 के लिए 2 हो जाएगा। फिर प्रोसेस P2 के लिए 4 - 1 3 सेकंड हो जाएगा। प्रोसेस P3 के लिए 8 - 2 6 सेकंड हो जाएगा। और प्रोसेस P4 के लिए 7 - 1 6 सेकंड हो जाएगा। सो टर्न अराउंड टाइम हमने सारे प्रोसेस के फाइंड कर लिए। अभी हमें फाइंड करना है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का फार्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। सो टर्न अराउंड टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया है, बर्स्ट टाइम गिवन है हमारे क्वेश्चन में। सो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम करिए, तो टर्न अराउंड टाइम P1 प्रोसेस का 2 है और बर्स्ट टाइम भी 2 है, तो वेटिंग टाइम 0। P2 प्रोसेस का बर्स्ट टाइम 2 है, टर्न अराउंड टाइम 3 है, तो 3 - 2 = 1। नेक्स्ट P3 प्रोसेस है, उसका टर्न अराउंड टाइम है 6 और बर्स्ट टाइम है 1, सो वेटिंग टाइम हो जाएगा 5। नेक्स्ट P4 प्रोसेस का जो बर्स्ट टाइम है वो है 3 सेकंड और वेटिंग टाइम है 6 सेकंड, तो 6 - 3 ये भी 3 सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमें कैलकुलेट करना है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख रखा है। रिस्पॉन्स टाइम इक्वल टू होता है व्हेन अ प्रोसेस गेट CPU फर्स्ट, मतलब वो प्रोसेस CPU को कब मिली पहली बार एग्जीक्यूशन के लिए, माइनस उस प्रोसेस का अराइवल टाइम। सो प्रोसेस कब मिली CPU को पहली बार एग्जीक्यूशन के लिए, ये देखने के लिए हम गैंट चार्ट में प्रोसेस के लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं। तो P1 प्रोसेस पहली बार CPU को कब मिली, ये देखने के लिए गैंट चार्ट के P1 के लेफ्ट हैंड साइड में देखिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 0, तो यानी P1 प्रोसेस 0 पर CPU को पहली बार मिली। सो आंसर होगा 0 माइनस अराइवल टाइम 0। 0 माइनस P1 का अराइवल टाइम भी 0 है, तो 0 - 0 = 0। नेक्स्ट हमें देखना है P2 प्रोसेस का। तो P2 प्रोसेस के गैंट चार्ट में P2 प्रोसेस के लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 2 सेकंड मेंशन है और इसका अराइवल टाइम क्या है 1 सेकंड। सो रिस्पॉन्स टाइम क्या हो जाएगा 2 - 1 = 1 सेकंड। नेक्स्ट P4 प्रोसेस के लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, P4 प्रोसेस के लेफ्ट हैंड साइड में क्या टाइम ड्यूरेशन है 4 सेकंड और इसका अराइवल टाइम क्या है 1 सेकंड। सो 4 - 1 हो जाएगा 3 सेकंड। नेक्स्ट P3 प्रोसेस के लेफ्ट हैंड साइड में देखिए गैंट चार्ट में, P3 प्रोसेस के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 7 सेकंड और P3 प्रोसेस का अराइवल टाइम क्या है 2 सेकंड, तो 7 - 2 कितना हो जाएगा 5 सेकंड। तो हमने सक्सेसफुली गिवन प्रॉब्लम को FCFS एल्गोरिथम की मदद से CPU पर एग्जीक्यूट कर दिया है और उनकी कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम को कैलकुलेट कर लिया है। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।